हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर पढ़ाते हैं, दोनों लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। तो इससे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी का पार्ट फर्स्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट सेकंड। आशा करता हूं कि आपका जो पार्ट फर्स्ट था जो आपने पढ़ा उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी का पार्ट सेकंड कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, कि फार्माकोग्नोसी का क्या स्कोप है फ्यूचर के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है फार्मास्यूटिकल स्कोप, जिसके अंदर सबसे पहले आता है कि फार्माकोग्नोसी हेल्प्स द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू डिस्कवर, डेवलप, स्टैंडर्डाइज एंड यूज नेचुरल ड्रग्स इन मेडिसिन। मतलब फार्माकोग्नोसी हेल्प द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मतलब फार्माकोग्नोसी हेल्प करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को टू डिस्कवर, नई दवाइयों की खोज करने के अंदर, डेवलप उनके फॉर्मुलेशन के अंदर, स्टैंडर्डाइज उनकी गुणवत्ता जानने के अंदर, एंड यूज नेचुरल ड्रग्स इन मेडिसिन, और नेचुरल ड्रग्स का यूज करने के अंदर मेडिसिन के अंदर। तो फार्माकोग्नोसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है डिस्कवर करने के अंदर, न्यू ड्रग्स को डेवलप और स्टैंडर्डाइज करने के अंदर, नेचुरल ड्रग्स को मेडिसिन के अंदर यूज में लेके। तो इसके बाद जो सबसे पहला सब टॉपिक आता है हमारा वो है सोर्स ऑफ ड्रग्स, कि मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, कि मेनी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है वो नेचुरल सोर्सेज से ही हमें मिलती है। जैसे कि एग्जांपल्स है, मॉर्फिन है जो कि हमें ओपियम पॉपी सोर्स से मिलती है, प्लांट होता है ओपियम पॉपी उससे हमें मिलता है, और ये पेन किलर के अंदर यूज में ली जाती है। ऐसे ही एट्रोपिन है जो कि हमें बेलाडोना प्लांट से मिलती है, और इसका यूज होता है कि ये एंटीकोलिनर्जिक होती है। ऐसे ही बहुत से ड्रग्स के नाम दिए गए यहाँ पे, क्विनिन है, टेक्सोल है, विनक्रिस्टिन है, इंसुलिन है। तो ये यहाँ से आप याद कर सकते हो जिनके सोर्स और यूजेस भी दिए गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा है कि नेचर इज द ओल्डेस्ट ड्रग स्टोर। तो जो नेचर होता है वही सबसे पुराना ड्रग स्टोर के नाम से भी जाना जाता है हमारा, क्योंकि पुराने टाइम में जो है नेचर से हमें दवाइयाँ मिलती थी आयुर्वेदा के फॉर्म के अंदर, जैसे नीम हो गया, तुलसी, हल्दी, इन्हीं के बहुत सारे थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स होते थे जो नेचुरल नेचुरल प्लांट से हमें मिलती थी और लोग यूज में लेते थे। इसके बाद में सेकंड आता है वो है क्रूड ड्रग्स फॉर फॉर्मुलेशन, की फॉर्मुलेशन के अंदर कौन से क्रूड ड्रग्स आते हैं। जैसे क्रूड ड्रग्स आर यूज फॉर रॉ मटेरियल, यूज्ड एज रॉ मटेरियल, कि जो क्रूड ड्रग्स होती है, जो कच्ची दवाइयाँ मिलती है जैसे नीम से हो गया, या फिर और जैसे नेचुरल प्लांट्स होते हैं उनसे मिलती है, वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज किए जाते हैं फॉर हर्बल मेडिसिन के लिए, मॉडर्न फॉर्मुलेशन के लिए। जैसे एग्जाम्पल है सेना जो है नेचुरल प्लांट होता है, वो लेक्सेटिव टेबलेट के फॉर्मुलेशन में यूज में लिया जाता है। डिजिटलिस आता है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर के फॉर्मुलेशन के अंदर यूज में लिया जाता है, जो कि हार्ट हेल्थ की टेबलेट फॉर्मुलेशन में काम में आता है डिजिटलिस। इसके बाद में आता है फाइटो फार्मास्यूटिकल्स, जिसके अंदर है कि आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम प्लांट्स, कि जो प्लांट्स के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका आइसोलेशन के अंदर ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत है प्लांट्स के अंदर, जैसे प्लांट्स के अंदर कई केमिकल्स होते हैं जो कि दवाइयों के अंदर काफी काम में आते हैं, उनके फॉर्मुलेशन में हेल्प यूज में आते हैं। तो उन केमिकल्स को प्लांट से आइसोलेट किया जाता है और उन्हीं कंपाउंड्स को या केमिकल्स को एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे एल्कलाइड कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मॉर्फिन से हमें मिलता है, इसका एक्शन होता है कि एनाल्जेसिक होता है नेचर के अंदर। ऐसे ही ग्लाइकोसाइड से जो डाइजोक्सिन से हमें मिलता है, इसका एक्शन हार्ट हेल्थ के लिए होता है, कार्डियक के लिए होता है, कार्डियक एक्शन होता है इसका। ऐसे ही फ्लेवोनोइड्स है और स्टेरॉइड्स है, ये आप यहाँ से याद कर सकते हो, टेबल फॉर्म में दिया गया है ताकि आपको याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। इसके अलावा एक पॉइंट लिखा गया है कि फार्माकोग्नोसी कन्वर्ट्स क्रूड ड्रग्स इनटू प्योर ड्रग्स, कि जो फार्माकोग्नोसी है वो क्रूड ड्रग्स को प्योर ड्रग्स के अंदर कन्वर्ट करती है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो क्रूड ड्रग्स होती है उनके अंदर काफी इम्प्योरिटीज भी हो सकती है, उनकी एफिकेसी भी हमें नहीं पता होती है कि कितनी इफेक्टिव है कितनी नहीं है, साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो फार्माकोग्नोसी उन्हीं को चेक करता है, स्टैंडर्डाइज करता है। तो फार्माकोग्नोसी यही चेक करता है कि ड्रग्स प्योर है या नहीं है, उनकी एफिकेसी कितनी है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, जिसे हम गुणवत्ता भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन हमें इंश्योर करता है उसकी प्योरिटी, ड्रग की प्योरिटी हो गई, क्वालिटी की हाई क्वालिटी की है या लो क्वालिटी की है, सेफ्टी की ड्रग सेफ है या नहीं है ह्यूमन यूज के लिए, एंड प्रिवेंट्स और हमें बचाता है एडल्ट्रेशन, मिलावट से। सब्सटीट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, ये भी एक तरह की मिलावट ही है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर होती है, उसकी मिलावट कैसे की जाती है कि जो पपाया होता है, पपीता होता है, उसके बीज या फिर उसकी जो सीड्स होती है उन्हें मिला देते हैं क्योंकि वो एक सेम दिखते हैं एग्जैक्ट।
तो ये प्रतिस्थापन होता है, ये यही सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन होती है। एंड स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर्स दैट द ड्रग इज जेन्युइन एंड रिलायबल। और स्टैंडर्डाइजेशन इसीलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि वो इंश्योर करता है कि ड्रग जेन्युइन है या नहीं है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, रिलायबल है या नहीं है ह्यूमन यूज के लिए। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल स्कोप के बाद में मेडिसिनल स्कोप, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हर्बल मेडिसिन सिस्टम, जिसके अंदर है ट्रेडिशनल सिस्टम्स डिपेंड ऑन क्रूड ड्रग्स। मतलब जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं, पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम होते थे वो क्रूड ड्रग्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। जैसे आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी, चाइनीज मेडिसिन और होम्योपैथी। जैसे एग्जांपल से हम अब इसे समझते हैं कि जैसे नीम है, ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि विदाउट फार्माकोग्नोसी ट्रेडिशनल मेडिसिन कैन नॉट सर्वाइव, कि फार्माकोग्नोसी के बिना ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि फार्माकोग्नोसी के अंदर ही जो एंशिएंट टाइम से ड्रग्स यूज होती आ रही है, जिनके थेरेपेटिक इफेक्ट्स थे नेचुरल प्लांट्स के, वो ही इसके अंदर मेंशन्ड है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम इसके बाद में पढ़ेंगे वो है एडजुवेंट्स, या फिर जिसे एक्सिपिएंट्स भी हम बोलते हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत से नेचुरल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स के फॉर्म में यूज में लेते हैं। जैसे एग्जांपल है कि अकाशिया है, उसे बाइंडर के फॉर्म में यूज में ले जाता है, यानी जो दो अलग अलग केमिकल्स है या फिर प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक जगह बाइंड करने के अंदर अकाशिया का यूज होता है, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ट्रगाकांत आता है इसके बाद में, जो सस्पेंडिंग एजेंट के फॉर्म में यूज में ले जाता है। सस्पेंडिंग एजेंट्स वो होते हैं जो, जैसे किसी भी सस्पेंशन के अंदर एक लिक्विड है और एक कोई सॉलिड है, तो जैसे कि सॉलिड्स है वो कुछ टाइम के बाद में है ना, जो अगर लिक्विड कांस्टेंट है एक तरह एक जगह पे, तो जो सॉलिड्स है वो बॉटम में सेटल डाउन होने लगते हैं। तो सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या होता है कि उन सॉलिड पार्टिकल्स को सस्पेंड नहीं होने देता बॉटम के अंदर, और उन्हें ताकि यूनिफॉर्म जो दवा हमें मिल सके। जैसे सिरप्स के अंदर काफी यूज में लिया जाता है ये। जैसे स्टार्च है वो डाइल्यूएंट होता है। डाइल्यूएंट मतलब जैसे कोई ड्रग है, हमें उसकी टेबलेट बनानी है, तो वो अगर ड्रग स्मॉल क्वांटिटी के अंदर है तो उसकी टेबलेट नहीं बन सकती, तो उसके अंदर फिर डाइल्यूएंट ऐड किया जाता है उसकी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, तो वो स्टार्च हो गया। ये सभी नेचुरल प्रोडक्ट्स है। इसके बाद में जैसे एक्सिपिएंट्स हेल्प द ड्रग बट दे आर नॉट द ड्रग। हाँ, और एक्सिपिएंट्स ड्रग फॉर्मुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं लेकिन खुद ड्रग नहीं होते हैं। तो आगे दिया गया है कि एडजुवेंट्स एक्सिपिएंट्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट मेडिसिन्स बट दे आर एडेड टू मेडिसिन्स टू हेल्प इन प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर एक्शन। तो एडजुवेंट्स और एक्सिपिएंट्स जो है वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं व्हिच आर नॉट मेडिसिन, जो कि मेडिसिन नहीं होते, बट दे आर एडेड टू मेडिसिन, लेकिन उन्हें मेडिसिन की फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड किया जाता है टू हेल्प इन प्रिपरेशन, ताकि उनकी प्रिपरेशन के अंदर या फॉर्मुलेशन के अंदर हेल्प हो सके, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ सके एंड प्रॉपर एक्शन, और प्रॉपर एक्शन वो प्रोवाइड कर सके। तो एक्सिपिएंट्स नेचुरल सोर्सेज होते हैं जो कि मेडिसिन नहीं होते, बट मेडिसिन फॉर्मुलेशन के अंदर या प्रिपरेशन के अंदर उन्हें यूज में ले जाता है ताकि मेडिसिन की स्टेबिलिटी बढ़ सके और प्रॉपर एक्शन वो प्रोवाइड कर सके। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो है बायोएक्टिव कंपाउंड्स। तो बायोएक्टिव कंपाउंड्स आर एक्टिव केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन नेचुरल सोर्सेज which show biological, medicinal activity and help in the development of new drugs। तो बायोएक्टिव कंपाउंड्स वो एक्टिव केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बायोलॉजिकल और मेडिसिनल एक्टिविटी शो करते हैं और न्यू ड्रग्स के डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल है एस्पिरिन है, जो हमें विलो बार्क से मिलती है। इसके अंदर जो एक्टिव केमिकल सब्सटेंस है वो है सेलिसिन, जिसे एक्टिव केमिकल सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। ऐसे ही मेटफॉर्मिन है जो गलीगा प्लांट से मिलता है, जिसके अंदर गुआनिडीन होता है, वो केमिकल सब्सटेंस होता है, एक्टिव केमिकल सब्सटेंस होता है। और नेक्स्ट हमें दिया गया है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड बायोएक्टिव कंपाउंड्स विच एक्ट्स एज लीड मॉलिक्यूल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ड्रग्स। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो कि लीड मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं मॉडर्न ड्रग्स के डेवलपमेंट के अंदर। अब लीड मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जैसे लीड मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो मेन इंग्रेडिएंट होता है किसी भी ड्रग का। जैसे एस्पिरिन के अंदर सेलिसिन है, वो ही होता है लीड मॉलिक्यूल जो ड्रग फॉर्मुलेशन के अंदर फर्दर हेल्प करता है। इसके बाद में है नेचुरल एंटीबायोटिक्स। तो नेचुरल एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगाई, बैक्टीरिया दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो नेचुरल एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही में मिलती है, जैसे फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को या तो मार देती है या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है।
तो एंटीबायोटिक्स वही होती है कि बैक्टीरिया से ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट कुछ प्रिपरेशन की जाती है ड्रग के फॉर्म में, ताकि उनकी ग्रोथ को रोक सके या फिर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया उनको मार सके। जैसे एग्जांपल है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसका सोर्स है फंगाई, जो भी एक बैक्टीरिया है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन के अंदर जो सोर्स है वो एक्टिनोमाइसिटीज। जैसे मेनी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो बहुत सी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो नेचुरल माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन की जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नेचुरल ड्रग फैक्ट्रीज, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही नेचुरल ड्रग फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है थर्ड, मेड इंडस्ट्रियल स्कोप, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। तो फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड्स नेचुरल रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड करवाता है नेचुरल रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को उन मेडिसिन की फॉर्मुलेशन के अंदर, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन के अंदर, और फूड प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के अंदर। जिसके अंदर सबसे पहला है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसका एग्जाम्पल है जैसे डिजिटलिस है। जो डिजिटलिस प्लांट होता है उसकी लीव से हमें मिलता है, जो कि हार्ट मेडिसिन के प्रिपरेशन के अंदर यूज में लिया जाता है। इसके बाद बेलाडोना है, जो एट्रोवा बेलाडोना से हमें मिलता है, और वो आई एग्जामिनेशन के अंदर हेल्प में यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आती है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जिसके एग्जांपल्स है कि जैसे एलोवेरा होता है, वो किस चीज में यूज में लिया जाता है, वो क्रीम्स के फॉर्मुलेशन के अंदर, जेल्स और शैम्पूज के फॉर्मुलेशन में काफी यूज में लिया जाता है। और उसका एक्शन होता है कि ये मॉइस्चराइज करता है स्किन को और हील करता है। इसके बाद जैसे टर्मरिक है, जो फेयरनेस क्रीम्स और सोप्स के अंदर यूज में लिया जाता है, जो कि काफी एंटीसेप्टिक एक्शन होता है उसका, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इसे माना जाता है। ऐसे ही सैंडलवुड है, जो परफ्यूम्स और फेस पैक्स के अंदर यूज में लिया जाता है, और उसका कूलिंग इफेक्ट होता है। जो फेस पैक लगाते हैं फेस पे, तो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है, और फ्रेग्रेंस भी होती है इनके अंदर। तो नेचर मैक्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, और जैसे आपने सुना भी होगा कि जो कोई भी नेचुरल चीजें होती है उनके साइड इफेक्ट्स काफी कम होता है। तो ये उसी से रिलेटेड लाइन है कि नेचर मैक्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, कि नेचर जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होता है उन्हें काफी हद तक सेफ बना देता है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी टाइप के साइड इफेक्ट्स नहीं होते या फिर एलर्जी कोज नहीं करते हैं वो। इसके बाद में आती है थर्ड, फूड इंडस्ट्री, जिसके एग्जांपल्स है कि जैसे फूड इंडस्ट्री के अंदर स्पाइसेस काफी यूज होते हैं, जैसे पेपर हो गया, क्लोव हो गया, कार्डामोम हो गया। और ये किस लिए यूज में ली जाती है, ताकि उनका टेस्ट इंप्रूव कर सके फूड का, और डाइजेशन इंप्रूव कर सके ह्यूमंस का। इसके बाद जैसे काफी फ्लेवर्स आते हैं, जैसे वनीला हो गया, मिंट हो गया, और ये यूज क्यों किए जाते हैं, ताकि टेस्ट अच्छा है फूड का। और सिरप्स, जो जैसे मेडिसिन फॉर्मुलेशंस होती है, सिरप्स होती है, उनके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं ताकि उनका फ्लेवर अच्छा हो, ताकि जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, वो लेने में आसानी रहे उनके। इसके बाद जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स आते हैं, जैसे वाइटामिन हो गए, हर्बल सप्लीमेंट्स हो गए। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, जिसके अंदर सबसे पहला है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर किस काम में आता है, ग्रोइंग प्लांट सेल्स इन लैब, कि जो प्लांट सेल्स होती है उन्हें लैब के अंदर ग्रो करवाया जाता है सुटेबल कंडीशंस के अंदर, फास्ट एंड डिजीज फ्री प्लांट्स, जिससे हमें फास्ट ग्रोथ देखने को मिल सकती है प्लांट्स की, और डिजीज फ्री प्लांट्स हमें मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं लैब के अंदर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं कि जो जैसे प्लांट होता है उसकी ग्रोथ के अंदर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। ये होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसके बाद में जैसे टिश्यू कल्चर के बाद में सेकेंड आता है फर्मेंटेशन। तो इसके अंदर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज लिया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किया जाता है फर्मेंटेशन के अंदर ही, एंजाइम्स का प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे एग्जांपल है पेनिसिलिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है जीन मॉडिफिकेशन। तो जीन मॉडिफिकेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई प्लांट है, उसकी ग्रोथ हमें बढ़ानी हो तो उसकी जीन्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके, या फिर कुछ जीन्स निकाल के, या फिर चेंज करके उसकी ग्रोथ को फास्ट किया जा सकता है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, हाई यील्ड ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स, और जीन मॉडिफाई करके हाई यील्ड ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स नेचर वर्क्स फास्टर, तो बायोटेक्नोलॉजी है ऐसा जो नेचर को फास्ट वर्क करने के लिए हेल्प करती है। जैसे हमने देखा जीन मॉडिफिकेशन के थ्रू प्लांट की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज, जैसे नीट ट्रेंड फार्माकोग्नोसिस। इसके अंदर हमें ट्रेंड फार्माकोग्नोसिस की जरूरत होती है। फार्माकोग्नोसिस जैसे फार्मासिस्ट होते हैं ना फार्मेसी के अंदर, जैसे फार्माकोग्नोसी के अंदर फार्माकोग्नोसिस्ट होते हैं।
जो कि हमें टेस्टिंग ऑफ किसकी टेस्टिंग में हेल्प करते हैं, जैसे उसकी आइडेंटिटी टेस्ट करने के अंदर यूज़ में लिए जाते हैं, प्योरिटी चेक करने के काम में आते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, ड्रग की स्ट्रेंथ कितनी है ये चेक करने के अंदर काम में आते हैं। इसके बाद में जो फोर्थ आता है हमारा वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D स्कोप। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या स्कोप है इस फार्माकोग्नोसी का? तो सबसे पहला आता है ड्रग डिस्कवरी, जिसके अंदर हम स्क्रीनिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब हो गया कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मेडिसिनल केमिकल्स हैं इसके अंदर और कौन कौन से नॉन मेडिसिनल केमिकल्स है इसके अंदर। तो हम उन्हें आइसोलेट कर सकते हैं कि मेडिसिनल कम केमिकल्स जो है उन्हें आइसोलेट कर लिया ताकि ड्रग फॉर्मुलेशन के अंदर हमें आसानी रहे। डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स को डिस्कवर कर सकते हैं इसके अंदर स्क्रीनिंग के थ्रू ही कि किसी प्लांट्स के अंदर केमिकल जो है वो मेडिसिनल वैल्यू के है या नहीं है। जैसे एग्जांपल है एंटी कैंसरस प्लांट्स आते हैं, उनकी स्क्रीनिंग के अंदर हेल्प में लिया जा सकता है। एंटी डायबिटिक हर्ब्स आती है। इसके बाद में आता है आइसोलेशन एंड स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। इसके अंदर एडवांस टेक्निक्स यूज में ली जाती है उन्हें आइसोलेट करने के अंदर और जो ड्रग्स है उनकी स्ट्रक्चर जानने के अंदर, जैसे क्रोमेटोग्राफी हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ हर्बल मेडिसिन, कि हर्बल मेडिसिन के कौन कौन से क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जैसे सेफ्टी हो गई, एफिकेसी, उसकी एफिकेसी पता लगाने के लिए कि कितनी ड्रग रिक्वायर्ड होगी, कितनी इफेक्टिव है या नहीं है। इसके बाद में आता है हमारे पास बायोप्रोस्पेक्टिंग। इसका मतलब है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉरेस्ट, ओशियन एंड बायोडाइवर्सिटी, कि एक्सप्लोर करते हैं फॉरेस्ट को, ओशियन को, बायोडाइवर्सिटी को, उन्हें चेक करते हैं कि कोई जो प्लांट्स है या फिर बायोडाइवर्सिटी में कोई और चीज़ें हैं जिनकी कोई मेडिसिनल वैल्यू है या नहीं है, कुछ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं या नहीं है उनसे, जिनसे मेडिसिन फॉर्मुलेशन की प्रोडक्शन फास्ट हो सकती है, तो वो इसके अंदर चेक किया जाता है। और सर्च फॉर न्यू मेडिसिनल कंपाउंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि न्यू मेडिसिनल कंपाउंड्स के लिए सर्च करते हैं इसके अंदर कि किसी प्लांट्स के अंदर न्यू मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं या नहीं है। इसके बाद में जो फिफ्थ आता है हमारे पास वो है इकोनॉमिक स्कोप, की इकोनॉमी के अंदर क्या स्कोप है फार्माकोग्नोसी का। तो जैसे ट्रेड ऑफ क्रूड ड्रग्स, जैसे इंडिया एक्सपोर्ट करता है मेडिसिनल प्लांट्स को दूसरे देशों के अंदर, इसेंशियल ऑयल्स को, गम्स को और स्पाइसेस को। और जो मेजर मार्केट्स है इंडिया एक्सपोर्ट के लिए वो है USA, यूरोप और जापान। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है फार्माकोग्नोसी के अंदर। तो जैसे आप फार्मा कंपनीज के अंदर जा सकते हैं फ्यूचर के अंदर, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर जा सकते हैं, QC लैब्स मतलब क्वालिटी कंट्रोल लैब्स के अंदर आप जा सकते हैं, हर्बल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आप अपना फ्यूचर जो है डेवलप कर सकते हैं, हर्बल इंडस्ट्रीज़ में आप जा सकते हैं आगे। इसके बाद में ग्लोबल डिमांड, की फार्माकोग्नोसी की ग्लोबल डिमांड क्या है। तो राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ हर्बल मेडिसिन, कि जैसे जैसे हर टाइम बीत रहा है आयुर्वेदा की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उसी के थ्रू हर्बल मेडिसिन की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। बूस्ट इंडियन इकोनॉमी, जैसे इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो इंडियन इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट मिल रहा है इससे। फार्माकोग्नोसी क्रिएट्स जॉब्स एज वेल एज ड्रग्स, तो फार्माकोग्नोसी ड्रग्स के साथ साथ जॉब्स भी क्रिएट करती है। जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा कि फार्मा कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, क्वालिटी कंट्रोल लैब्स हो गई, हर्बल इंडस्ट्रीज हो गई। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल स्कोप, कि एजुकेशन में क्या क्या स्कोप है इसका। जैसे एकेडमिक इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो कोर सब्जेक्ट्स जो है इसके अंदर वो है B.Pharm, M.Pharm। और स्पेशलाइज्ड एरियाज की बात करें तो जैसे फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री हो गई, फार्माकोग्नोसी जिसे भी आप पढ़ ही रहे हैं, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी हो गई स्पेशलाइज्ड एरियाज के अंदर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन हो गई, यानी हर्बल मेडिसिन की गुणवत्ता की कितने काम, कोई साइड इफेक्ट थोड़ी है, किस क्वालिटी की है, एफिकेसी क्या क्या है हर्बल मेडिसिन की। और बायोटेक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर जैसे भी आपने पहले पढ़ा था, ये कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज हो गए इसके। ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स फॉर एकेडमिक, इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च फील्ड, जैसे ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स होते गए कई एकेडमिक के लिए, इंडस्ट्रियल और रिसर्च फील्ड्स के लिए। फार्माकोग्नोसी इज ए फाउंडेशन सब्जेक्ट फॉर हर्बल एंड नेचुरल ड्रग रिसर्च। तो फार्माकोग्नोसी क्या है कि फाउंडेशन सब्जेक्ट है हर्बल और नेचुरल ड्रग रिसर्च के लिए, कि हर्बल और नेचुरल ड्रग रिसर्च अगर आपको करनी हो तो आप ये फार्माकोग्नोसी के थ्रू कर सकते हैं। तो यह था आज का हमारा पार्ट सेकंड, जिसके अंदर चैप्टर फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी वो कंप्लीट होता है हमारा। अगर आपको कोई टाइप का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके या फिर कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और किसी भी टाइप के आपको सब्जेक्ट नोट चाहिए हो तो आप कटारे फार्मेसी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।